सब वापस से मैं आती हूं मिडिल ईस्ट पर। मिडिल ईस्ट जहां पर भारत का इंटरेस्ट और वहां पर जारी युद्ध की सिचुएशन, भारत का चीन के साथ सहयोग के लिए साथ में आना, और चीन का जो सो कॉल्ड दीपक बोहरा सर ने कहा कि वी अप्रूव ऑफ दिस। चीन क्या है वो हम सब जानते हैं, और मैंने कल भी चर्चा में इस बात का जिक्र किया था कि ट्रस्ट बट डोंट बी नाइव, और वो हम चीन के साथ बिल्कुल नहीं हो सकते हैं। लेकिन यहां पर रूस क्या चाहता है करना, और क्या रूस किसी क्षमता के साथ है कि वो मिडिल ईस्ट में अपने वर्चस्व को ज्यादा बढ़ा पाए, क्योंकि ब्रिक्स और पश्चिमी देशों के लिए चुनौती है। जिस तरीके से वो मजबूत हो रहा है, जिस तरीके से देश उसमें जुड़ रहे हैं, भारत उसका एक हिस्सा है, लेकिन रूस इसमें अपने लिए क्या मिडिल ईस्ट में कोई अपॉर्चुनिटी तलाश रहा है? आंचल मल्होत्रा सर। देखिए पूर्णिमा जी, खास तौर से जब से रशिया और यूक्रेन का कॉन्फ्लिक्ट शुरू हुआ है और अमेरिका और उसके नेटो अलाइज ने रशिया को आइसोलेट करने और उसे कमज़ोर बनाने की कोशिश की है, रशिया नए दोस्त बनाने के लिए पूरे दमखम से लगा हुआ है और उसमें उसे काफ़ी सफलता भी मिली है। और उसमें अफ्रीका के भी बहुत से देश हैं, उसमें मिडिल ईस्ट भी है, उसकी प्रायोरिटीज़ में आता है। तो ये उसकी एक ओवरऑल अप्रोच है इन द बैकड्रॉप कि जो उसे आइसोलेट करने की कोशिश की जा रही है, तो अपने मित्रों की संख्या बढ़ाने की वो कोशिश में लगा हुआ है, और उसमें मिडिल ईस्ट अपनी खास प्रायोरिटी रखता है। और ये कॉन्फ्लिक्ट इजराइल और ईरान जो प्रॉक्सी से चल रहा है, हमास हिजबुल्लाह, तो जाहिर है कि उसमें जो अरब देश हैं अल्टीमेटली इजराइल की अप्रोच को अप्रूव नहीं करते हैं, क्योंकि ये उनकी मजबूरी है। ये इस्लामिक वर्ल्ड है, पैलेस्टाइन की कॉज को छोड़ नहीं सकते हैं। संबंध उन्होंने ज़रूर सुधारने हैं इजराइल के साथ। ऐसे में आपका जो सवाल है कि क्या इंडिया चाइना का एक साथ आना, मुझे नहीं लगता कि इस पर्टिकुलर कॉन्टेक्स्ट में उसका मिडिल ईस्ट पे कोई डायरेक्ट असर होने वाला है। बहरहाल रशिया के पर्सपेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये दो कंट्रीज जो एशिया की बड़ी ताकतें हैं और जो रशिया के साथ अगर खड़ी होती हैं और आपस में इनका कोई मनमुटाव नहीं होता है, तो ये रशिया के लिए एक बहुत ही कंफर्ट पोजीशन क्रिएट करता है। वो दो देशों के बीच में बटा हुआ नहीं पाएगा। कल को कोई मुसीबत आएगी तो उसको कोई डायलेमा या दुविधा नहीं होगी। और ऐसे में अगर इन दोनों के संबंधों को सुधारने में वो लग गया, तो उसके दूसरे ऑब्जेक्टिव जो हैं वो बैक बर्नर पे चले जाएंगे, उन्हें सेटबैक होगी। तो काफी पिछले कई हफ्तों से, कई महीनों से ग्राउंड प्रिपेयर किया जा रहा है। ब्रिक्स मीटिंग के साथ इसकी टाइमिंग जो अनाउंस करने की है, बहुत ही कैलकुलेटेड और बहुत ही समझदारी से की गई है। दुनिया को भी एक मैसेज गया है, और इंडिया चाइना के बीच में अगर मनमुटाव नहीं है तो ब्रिक्स को मजबूत करने में, आप मजबूत उसका प्रोजेक्ट करने में कि एक मजबूत ऑर्गेनाइजेशन है, इसका बहुत बड़ा रोल रहेगा। और इसमें भी रशिया का पर्सपेक्टिव आता है, क्योंकि ब्रिक्स को इनिशिएट करने में रशिया का बहुत बड़ा रोल रहा है। ये शुरुआत ही वहीं से हुई है। और रशिया के प्राइम मिनिस्टर जो फॉर्मर प्रिमाकोव प्राइम मिनिस्टर थे, उनको श्रेय जाता है रशिया इंडिया चाइना ट्राइलेटरल को इनिशिएट करने में। वो ठीक है, काफी दिनों से पीछे उसमें सेटबैक्स आई हैं बिकॉज हमारे और चाइना के रिलेशंस की वजह से। इसको भी अगर वो रशिया इस बहाने से रिवाइव करता है, तो बहुत सी एक आप कह सकते हैं कि दुनिया, ग्लोबल साउथ पर्टिकुलर, उसके लिए एक बहुत अच्छा विकल्प है। और उस विकल्प देने में रशिया का रोल सामने आता है एज ए ग्लोबल प्लेयर, जो अमेरिका और वेस्टर्न अलाइज के लिए एक मैसेज है जिसके बारे में आप जिक्र कर रही हैं। तो रशिया के पर्सपेक्टिव से इसके बहुत सारे वो हैं मल्टीपर्पज कह सकते हैं आप अप्रोच, कि एक तो दो देश नजदीक आएंगे, ब्रिक्स को मजबूत करेंगे, ब्रिक्स में रशिया का रोल है, तो कुल मिला के रशिया के लिए विन विन सिचुएशन है। अब वो हमारी जो समझौता करा है, टिकता है नहीं टिकता है, कितनी देर तक टिकता है, विश्वास अविश्वास, ये आने वाला समय बताएगा। पर मुझे लगता है कि अपने आप में पॉजिटिव डेवलपमेंट है, हमें ये मान के चलना चाहिए, अंधविश्वास नहीं करना चाहिए। ट्रस्ट इज इम्पोर्टेंट, ट्रस्ट नहीं होगी तो हम आगे नहीं बढ़ सकेंगे। ब्लाइंड ट्रस्ट नहीं करना है, क्योंकि हम चाइना से बहुत बार धोखा खा चुके हैं। और ऐसा भी नहीं है कि हमारे चाइना के साथ कोई
इंटरेस्ट नहीं है। आप ट्रेड पे नजर मार के देख लीजिए, अभी भी हमारी डिपेंडेंस उनके ऊपर बहुत भारी है। कितने बिलियंस ऑफ डॉलर का हम इंपोर्ट कर रहे हैं वहां से। ओवरनाइट हम उसको नहीं कुछ बदल सकते इस सिचुएशन को। 30 साल में या 35-40 साल में ये हमने डिपेंडेंस डेवलप करी है। बहरहाल हमने एक पोजीशन ली थी और हम अड़े रहे उसके ऊपर कि जब तक आप बॉर्डर पे अब शांति नहीं लाएंगे या सामान्य स्थिति नहीं करेंगे, हम आगे नहीं बढ़ेंगे। तो वो भी हमारा एक उद्देश्य पूरा हुआ है। यहाँ पे भी हमारा जो प्राइम मिनिस्टर मोदी का एक संदेश है शांति का, कि हर समस्या को का समाधान जो है वो बातचीत है शांतिपूर्वक तरीके से। तो ये 54 महीने की जो बातचीत चली है, डायलॉग एंड डिप्लोमेसी, उसने भी एक माहौल बनाया। तो ये भी अपने आप में विंडिकेट करता है कि भाई आप रशिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट हो या ईरान हिजबुल्ला हमास कॉन्फ्लिक्ट हो, इन सबको भी यही अप्रोच बहुत क्लियर आंचल सर कहा, भारत जंग नहीं कूटनीति और बातचीत का समर्थन करता है और हम इसी दिशा में आगे बढ़ना चाहते हैं। दूसरी तरफ आतंकवाद और उसकी परिभाषा और उसके दोहरे रवैये के लिए कोई स्पेस नहीं होना चाहिए, उसको लेकर कोई डबल स्टैंडर्ड नहीं होना चाहिए। इसका भी जिक्र प्रधानमंत्री की तरफ से अपने संबोधन के दौरान किया गया है। के सिन्हा साहब, ब्रिक्स के एक्सपेंशन की मैं बात कर लेती हूँ। दो चीजें इंपॉर्टेंट है सर, क्योंकि इसमें मैं जियोपॉलिटिकल चेंज की भी बात करना चाहती हूँ। जिस तरीके का बदलाव आ रहा है, ये देख रहे हैं कि रशिया आतुर है कहीं ना कहीं। जब पुतिन ने इस बात का जिक्र किया कि कैसे और बाकी देश हैं वो इसका हिस्सा बनना चाहते हैं। सबसे बड़ी दिक्कत अभी ब्रिक्स के साथ क्या है सर, कि एक तो परसेप्शन है जिसको पुतिन और स्ट्रांगली रखना चाहते हैं, वो ये कि ब्रिक्स देशों का जो समूह है वो पश्चिमी देशों को जवाब है मजबूती के तौर पर। दूसरी चीज सर ये कि जब इसके एक्सपेंशन की बात पुतिन करते हैं तो भारत का इसमें रिजर्वेशन ये है कि इसमें सदस्यता का कोई नियम नहीं है। मतलब आप अर्थव्यवस्था को आधार बनाते हैं बाकी देशों का, या फिर उनकी जो जियोग्राफी है उसको आप आधार बनाते हैं। जाहिर है कि भारत को यह सोचना होगा ना, क्योंकि भारत किसी गुट का हिस्सा अभी तक नहीं रहा है। लेकिन ब्रिक्स मजबूत होने के साथ और रशिया के अपने माइंडसेट में ये कॉम्प्लिकेशंस आपको नजर आती हैं क्या दोनों तरफ? पूर्णिमा जय हिंद। देखिए, आपका जो सवाल है ब्रिक्स को लेके है, तो ब्रिक्स की अचल साहब ने इसको थोड़ा सा टच किया था। तो ब्रिक्स 2006 के आसपास आया था और 2005 के आसपास में आप देखिएगा क्वाड की एक भी बातचीत चली थी। तो यदि आप इसको देखते हैं, पहला तो ब्रिक्स इज नॉट अ मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन, इट इज नॉट अगेंस्ट एनीवन। ब्रिक्स की जो परिकल्पना है, उस समय ऐसा नहीं था कि यूक्रेन वॉर हो चुका था और चीजें हुई थी, क्योंकि ये मेरा आज का भी मानना है और पहले से भी लगातार मैं इसके पर मानता हूं कि 2022 में इट इज द वेस्ट, उन्होंने पुल किया है रशिया को टू डू द यूक्रेन के अंदर में, जो कि 1991 में जब आप यूएसएसआर को तोड़ने के बाद, तो वो तोड़ने की प्रक्रिया लगातार चलती रही है। अब हम इसको ये कहें कि आज पुतिन साहब पूरा चीज यही कर रहे हैं, रशिया ये करना चाह रहा है, तो ये हमारे लिए, हमारी समझ में मेरे अनुसार थोड़ी गलतियां होंगी या हम उसको वो उतनी दूर तक नहीं देखते हैं। अच्छा। हम इसको बैक में जाइए, जब ये 4 लोग आए थे और इसके सूत्रधार तो जैसा बताया अचल साहब ने, सूत्रधार तो यही पुतिन साहब ही थे 2006 के आसपास में। और उस समय 4 देश था, 5 देश भी नहीं था, उसमें था रशिया, इंडिया, चाइना, और ये परिकल्पना जो थी, और उसमें ब्राजील था। तो एक ये परिकल्पना थी, उसमें ये नहीं था कि जो रशिया की, जो पुतिन की सोच है कि पूरा वेस्ट ये सोचता था कि 21st सेंचुरी इज द सेंचुरी ऑफ एशियन सेंचुरी, जहां पर पूरा का पूरा होगा। ये एक सच्चाई है जो कि वेस्ट उसको तोड़ना चाहता है, कि दे डोंट वांट टू गिव द अपॉर्चुनिटी, वो अपनी पोजीशन को छोड़ना नहीं चाहते। इसलिए जद्दोजहद है। 2 दशक के बाद हम आज ब्रिक्स की जो बात कर रहे हैं, जिसमें 2009 में इसमें 5वां सदस्य जो इसके साथ जुड़ा है वो साउथ अफ्रीका था, और उसके बाद आप देख रहे हैं आज तो 9 है प्लस 1 मोर, और तकरीबन 40 के आसपास लोग देख रहे हैं इसकी एब्सोल्युटली जाहिर कर चुके हैं इच्छा कि हम ज्वाइन करना चाहते हैं। और मेरे ख्याल से इसकी जो परिकल्पना है 130 की होगी। इसलिए अभी दीपक वोरा साहब ने बहुत बड़ी बात ब्रेक की है न्यूज, कि इसमें यूएन के भी वो आ गए हैं, पहुंच चुके हैं। ये तो ये माना जा रहा था। देखिए, एक जगह है आर्टिकल, ये चाहती नहीं है कि इवन इट इज अ पोस्ट इन 21st सेंचुरी, इट कैन चैलेंज यूएन के अस्तित्व को भी, क्योंकि यूएन के अस्तित्व में क्या चैलेंज है? भारत
आज उसको आप परमानेंट 5 की जगह में जो जो बढ़ाना चाहते हैं, उसमें ढूंढना चाहते हैं, चाइना उसको रोकता है ना। और तो कोई नहीं, सारे तो बोलते हैं कि आप आ जाइए, चाइना बोलता है कि नहीं, क्योंकि उसके पास वीटो पावर, वो देना नहीं चाहता स्पेस को। ब्रिक्स के अंदर में भी इसको हाईजैक चाइना ही करना चाहता है। चाइना चाहता था, और अब क्यों चीजें बदली हैं। और इसमें आप कहेंगे कि पुतिन साहब ने ये कर दिया कि हमारे से समझौता करा दिया, ये थोड़ी सी मेरे अतिशयोक्ति होगी और जायजगी होगी। ठीक है। देखिए 2020 में, क्योंकि 2017 को आप सोचिए, ब्रिक्स में ही जाकर जब ये हुआ था आपका डोकलाम, तो ब्रिक्स में ही जाकर के ये चीजें हुई थी कि 73 डेज का जो स्टैंड ऑफ है ये खत्म हुआ था। और उसके बाद हमारे प्रधानमंत्री साहब वुहान गए थे। वुहान को हम जानते हैं जहां से आई है, पर वुहान गए थे। वुहान में शी जिनपिंग को एक चीज समझाया था, और खुले तौर पे, और देखिए उसके ऊपर लिटरेचर देखिए, वुहान सबसे इंपॉर्टेंट, और वही चीज आज 2024 में हो रही है। उनको यह समझाया था कि दिस इज द एशियन सेंचुरी। हम इस साउथ एशिया या एशिया कॉन्टिनेंट के अंदर में हम एलिफेंट हैं, आप ड्रैगन हैं, मिलके हम बैठें, मिलके करें काम, और हम अपनी इस 21 सेंचुरी के जो सपने हैं, जो सबकी उम्मीदें हैं,